जय हिंद। जो हमारा ऑप्टिक्स का सेशन चल रहा था उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि आज हमको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो स्नेल का नियम है। हालांकि स्नेल का नियम बता दिए हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ एक बार रिवाइज कर देते हैं उसको। तो स्नेल का नियम देख लिया जाएगा, उसके बाद अपवर्तनांकों के बीच संबंध देखा जाएगा, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में क्या संबंध इसको देखा जाएगा, और उसके बाद अपवर्तन के कुछ उदाहरण उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर स्नेल का नियम अगर देखें तो इसको बता दिए हैं। स्नेल का नियम क्या होता है कि स्नेल का नियम n बराबर साइन ए बटे साइन आर होता है। अच्छा, स्नेल का नियम को और किसी अन्य नाम से तो जो बताए थे अपवर्तन वाले में कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर हम अभिलंब ले लें तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक बार अभिलंब की ओर झुक जा रही थी और एक बार अभिलंब से क्या हो रही थी, दूर हट रही थी, अभिलंब से दूर हट रही थी। तो एक बार झुक रही है और एक बार दूर हट रही है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो रही है। इसी के दौरान दो नियम बताया गया था इसी में कि जो आपतित किरण है और अभिलंब, और इसके बाद जो अपवर्तित किरण है, ये तीनों तीनों एक ही बिंदु यानी आपतन बिंदु पर इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा नियम था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो साइन आई, तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो साइन आर। साइन आर यह एक दूसरे क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं, एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, तो एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो स्नेल का नियम क्या है, तो यन बराबर साइन आई बटे के साइन आर। ठीक है, तो स्नेल के नियम इसे यन से दर्शाया जाता है, यन से या फिर म्यू से भी दर्शाया जाता है। और एक बात याद रखना है कि यन या फिर म्यू एक नियतांक है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, और ये जो दूसरा नियम है इसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया स्नेल का नियम, स्नेल का नियम पूरी तरह से। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो अपवर्तनांकों के बीच संबंध। तो अपवर्तनांकों के बीच अगर हमें संबंध देखना हो तो कम से कम दो माध्यम या फिर तीन माध्यम या फिर अलग अलग माध्यम भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो माध्यम का होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक माध्यम में तो अपवर्तनांक दिखाई नहीं देगा। तो पहले देख लेते हैं कि दो माध्यमों के बीच जो अपवर्तनांकों का संबंध क्या होने वाला है। तो दो माध्यम को अगर हम मान चले कि एक माध्यम हम लेके चल रहे हैं n1, एक माध्यम n1 लेके चल रहे हैं और दूसरा माध्यम लेके चल रहे हैं n2। एक माध्यम में क्या होगा कि प्रकाश एक माध्यम से चल करके आएगी और उसके बाद दूसरे माध्यम में क्या करेगी, वो प्रवेश करेगी। अब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसमें होगा क्या कि वही होगा, फिर इसके बीच अपवर्तन होगा, यानी कि वो अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी। अब अपने वास्तविक मार्ग से भटकेगी तो या तो फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो इस दौरान क्या होता है कि वही कोण बनने लगता है कि ये वाला बन जाएगा साइन आई, साइन आई, और यहाँ पर बनने लगता है साइन आर, ये बन जाएगा साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक माध्यम n1 हो गया, दूसरा माध्यम n2 हो गया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे तो साइन आई और फिर साइन आर बन रहा है। तो प्रथम माध्यम है ये और ये दूसरा माध्यम है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रथम माध्यम यानी 1 n, दूसरा माध्यम यानी 2, यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ये 1n2 बराबर हो जाएगा साइन आई बटे हो जाएगा साइन आर के। ठीक है, तो ये तो इसको मान लेते हैं समीकरण एक। समीकरण एक ये क्या हो रहा है कि पहले माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको उल्टा कर दें कि हम दूसरे माध्यम से अगर हम पहले माध्यम में भेजें, अब दूसरे माध्यम से अगर हम पहले माध्यम में इसको भेजने का प्रयास करें, दूसरा से पहले में अगर भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा 2n1। पहले से दूसरे में जा रहे थे 1n2, अब दूसरे से पहले में जा रहे थे 2n1, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन आर बटे में हो जाएगा साइन आई, क्योंकि दूसरा माध्यम का साइन आर है और ये वाला साइन आई है। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर हम गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर ये हो जाएगा साइन आई बटे में हो जाएगा साइन आर इंटू
साइन आर और ये हो जाएगा साइन आई। तो साइन आई से साइन आई खत्म, साइन आर से साइन आर खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर हो जाएगा 1 के, बराबर हो जाएगा 1 के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1n2 बराबर 1, जबकि गुणा में तो चला जाएगा भाग में, तो 2n1, 2n1। तो ठीक है, ये याद रखना था कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का जो गुणनफल होता है वो 1 के क्या होता है, बराबर होता है, जो अगर दो माध्यम है तब। तो ये तो हो गया कि दो माध्यम जब होगा तब ये वाली स्थिति उत्पन्न होगा। लेकिन अगर तीन माध्यम आ जाए तो फिर क्या होगा? तो तीन माध्यम का भी देख लेते हैं यहाँ पर। अगर तीन माध्यम है, तीन माध्यम में हम एक माध्यम ले ले रहे हैं वायु, दूसरा माध्यम ले ले रहे हैं जल और तीसरा माध्यम ले ले रहे हैं कांच। फिर लास्ट में वायु में ही आएगा, तो अब प्रकाश क्या होगा कि प्रकाश किरणें चलना चालू करेंगी। पहले हवा में है तो हवा से जाएंगी जल में, अब जल में जाएंगी तो विचलित होंगी, तो यहाँ पर अभिलंब दिखा दे। तो अब यहाँ पर ये बन जाएगा I और ये हो जाएगा R। वायु से चली गई जल में और उसके बाद क्या होगा कि ये जल से जाएंगी कांच में, तो यहाँ पर भी एक अभिलंब, तो यहाँ पर बन जाएगा। तो एक बात याद रखना है कि ये जो अपवर्तन का जो अपवर्तन कोण बना है R, यहाँ पर एक दूसरे ये क्या हो जाएगा कि एकांतर कोण के हिसाब से बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा R। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो इसके हिसाब से आपतन कोण का बना है, यहाँ पे भी अपवर्तन कोण बन जाएगा, तो अपवर्तन कोण का यहाँ पर भी R हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये अब कांच से चली जाएगी वायु में, तो यहाँ पर भी एक अभिलंब बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर एकांतर कोण के हिसाब से ये बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका बाहर निकल ले, तो ये वाला हो जाएगा आई वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हवा से चला था जल में, तो इसका आपतन कोण आई था, हवा में आई था, दोबारा से हवा में ही आया तो इसका यहाँ पर अपवर्तन कोण भी हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई आपतन कोण, यहाँ पर अपवर्तन कोण आर, तो ये एकांतर कोण के हिसाब से बराबर हो गए। तो यहाँ पर आपतन कोण आर बना है तो अपवर्तन कोण यहाँ पर भी आर होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये आपतन कोण एकांतर कोण के हिसाब से बराबर हो जाएंगे और यहाँ पर ये तो आई हो जाएगा। अब इनको देख लेते हैं एक एक टू करके। तो अगर पहले वाला कंडीशन देखें तो कहाँ से वायु से जल में जा रही है, वायु यानी एयर, जल यानी कि हो जाएगा इसका वाटर, और ये कांच हो जाएगा ग्लास, और फिर ये हो जाएगा एयर। तो पहले वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में जाने का मतलब A N W, तो A N W के बीच यहाँ पर क्या बनना, तो ये बन जाएगा साइन I और ये हो जाएगा साइन R, समीकरण 1। और उसके बाद अब जल से कांच में जा रही है, तो जल से कांच में जाने का मतलब यहाँ से हो जाएगा जल से कांच में, जल यानी कि W N, कांच यानी कि G, और ये हो जाएगा साइन R बटे में हो जाएगा साइन R, समीकरण 2। और तीसरा, अब क्या हो रहा है कि अब कांच से जा रही है वायु में, कांच से यानी कि G N A
और यहाँ पे बन जाएगा साइन आर बटे में हो जाएगा साइन आई, आर और ये हो जाएगा आई, समीकरण 3। तीनों का अगर हम गुणा करा दें यहाँ पे समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3 से अगर तीनों को गुणा करा दे तो ये हो जाएगा ए एन डब्ल्यू गुणे में डब्ल्यू एन जी गुणे में जी एन ए बराबर बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर गुणे में साइन आर बटे साइन आर गुणे में साइन आर बटे साइन आई। ये कट जाएगा इससे, ये वाला इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यानी कि ए एन डब्ल्यू गुणे में डब्ल्यू एन जी गुणे में जी एन ए बराबर हो जाएगा 1 के, बराबर हो जाएगा 1 के। यानी कि माध्यम 2 हो चाहे 3 हो, गुणा करने पर उनका जो मान आएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपवर्तनांकों के बीच संबंध जब 2 माध्यम हो और फिर 3 माध्यम हो तब के लिए। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में क्या संबंध होगा। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से अगर हम संबंध देखें तो ये हो जाता है n बराबर c बाई भी हो जाएगा। c क्या है, तो c है वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और बटन भी क्या है, भी है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो C का मतलब वायु में प्रकाश की चाल और भी का मतलब हो जाएगा माध्यम प्रकाश की चाल। ये ऊपर वाला तो फिक्स रहेगा और माध्यम क्या होगा, माध्यम बदलते रहेगा, वायु यानी एयर लेकर के चला जाएगा। अब यहाँ पर माध्यम अलग अलग हो सकता है, कौन कौन सा माध्यम हो सकता है, तो माध्यम ए एन अगर हम W करके चले तो ऊपर वाला क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल, यानी वायु वाला है सी, सी का मतलब समझ के चला जाएगा कि वायु में चल रहा है, वायु में प्रकाश की चाल बटे जो माध्यम है, माध्यम अब की बार क्या है, जल है, तो सी इसको हम लिख लें भी डब्ल्यू यानी वायु में प्रकाश, ये पहला हो गया। दूसरा कि ए एन जी भी हो सकता है, ये हो जाएगा सी बटे में भी जी, ये भी हो सकता है। इसको अगर हम समीकरण 1 मान चले और इसको समीकरण 2 मान चले, अगर दोनों का हम गुणा करा दें तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो ए एन डब्ल्यू गुणे में ए एन जी बराबर गुणा नहीं कराना है, इनका भाग करा देते हैं, भाग करा जाएगा तो ये हो जाएगा ए एन डब्ल्यू बटे में हो जाएगा ए एन जी बराबर सी डब्ल्यू भी और बटे में हो जाएगा सी भी जी। तो यहाँ से सी से सी हो जाएगा खत्म, सी से सी हो जाएगा खत्म और यहाँ पर ऊपर में बच जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा भी डब्ल्यू और यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा भी जी बराबर बराबर 1 बटे के हो जाएगा भी डब्ल्यू और ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा भी जी बटे में 1, गुणा कराने पर यहाँ पर मान प्राप्त हो जाएगा ए एन डब्ल्यू बटे में हो जाएगा ए एन जी बराबर
VG बटे में हो जाएगा VW। ये हो गया अपूर्णांक का प्रकाश की चाल में संबंध। तो ये तो याद ही रखना है कि n बराबर C/V। C क्या है? तो वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल। V है माध्यम प्रकाश की चाल। माध्यम बदला जा सकता है। माध्यम जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। उसके बाद अगर हम देख ले कि अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से है, तो अपवर्तन के जो उदाहरण होंगे, अपवर्तन के उदाहरण में तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे तालाब का कम गहरा दिखाई देना, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, और उसके बाद पानी में सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना। ये सब क्या है? अपवर्तन के कुछ उदाहरण है। इसमें अगर हम ध्यान देना, तारों का टिमटिमाना, तो तारों के टिमटिमाने वाले में आखिर ये तारा टिमटिमाता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो अपवर्तन में हम ये एक चीज ये पढ़ते जा रहे हैं कि जैसे ही प्रकाश अपना माध्यम चेंज करती है, तो उसका क्या हो जाता है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है, या तो फिर अभिलंब की ओर झुक जा रही है, या फिर अभिलंब से क्या हो रही है? दूर हट रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आगे पीछे इसका चाल हो रहा है। ठीक है ना? तो अब इसकी वजह से अपने मार्ग से विचलित हो जाने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो तारों का प्रकाश होता है वो हमें दिखाई देता है, कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गया। पानी से भरे तालाब का कम गहरा दिखाई देना। अब हवा में कोई खड़ा होकर के पानी के अंदर वाला दिखे, तो पानी एक अलग माध्यम है, वायु एक अलग माध्यम है। तो उससे जब प्रकाश बाहर निकलता है ना, तो वो भी अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। जिसे जो होता है कि जो तालाब होता है वो हमें क्या होता है? कम गहरा दिखाई देने लगता है। पेंसिल का टेढ़ा दिखाई, जब हम पेंसिल अगर वास्तविक रूप से देखें तो हमें सीधा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही जल के अंदर उसको डालते हैं ना, तो जल के अंदर डालने पर वो हमको क्या होता है कि टेढ़ा दिखाई देना चालू कर देता है। उसके बाद पानी के अंदर हम सिक्का अगर डाले, तो जो सिक्का होता है वो ऊपर की ओर थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। और इंद्रधनुष का बनना ये भी एक प्रकार का अपवर्तन का उदाहरण है। एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि नोट पॉइंट में जो अपवर्तनांक होता है वो अपवर्तनांक के दौरान प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अपवर्तनांक के दौरान जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। और अपवर्तन में जो आपतित किरण की जो तीव्रता है, आपतित किरण की जो तीव्रता है वो अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता से क्या होता है? कम होता है। मतलब जो किरण आ रही है इसकी जो तीव्रता है, और उसके बाद जो किरण का अपवर्तन हो रहा है इसकी जो तीव्रता है, ठीक है, इसकी तीव्रता कम होती है। तीव्रता यानी कि आप अपवर्तित किरण की जो तीव्रता होती है वो आपतित किरण की तीव्रता की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसका अपवर्तित किरण की तीव्रता कम होती है, इसकी तीव्रता कम नहीं होती है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।